मित्रों नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस आरा में पिछले क्लास में जो हमने देखा था बाल मनोविज्ञान एवं विकास, उसमें विभिन्न आयामों की चर्चा की थी। अब उसमें से एक आयाम विकास का एक आयाम है नैतिक विकास, जो कि बीपीएससी द्वारा दिए गए सिलेबस में है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोग देखेंगे नैतिक विकास और बच्चे, पियाजे तथा कोहलबर्ग के सिद्धांत के आलोक। पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक तथा कोहलबर्ग एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, इन दोनों ने नैतिक विकास के ऊपर अपनी अपनी थ्योरीज दी हुई है। तो इन दोनों महान मनोवैज्ञानिकों के थ्योरीज को हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नैतिकता या नैतिक। नैतिक जो होता है उसका वर्ब है नैतिकता। क्या होता है नैतिकता, क्या है और नैतिकता के मानक क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग नैतिकता शब्द को समझते हैं कि क्या होता है नैतिक, मोरालिटी क्या है। तो यह एक नैतिकता जो है वह समाज में स्थापित मूल्यों तथा प्रचलित मान्यताओं के अनुसार, जिसको समाज का बहुसंख्यक वर्ग स्वीकार करता है, उसके अनुसार किए गए कार्य को हम लोग नैतिक कार्य में रखते हैं, जिसमें निश्चित रूप से ईमानदारी, मानवीय गुण जितने भी हैं वो सभी नैतिकता की श्रेणी में आएंगे, नैतिक कर्तव्यों की श्रेणी में आएंगे, जिसमें ईमानदारी है, सहिष्णुता है, दया भाव है, क्षमा है, सहयोग है। जो भी समाज में गुण है, किसी एक व्यक्ति के अंदर समाज में रहने के, समाज को बेहतर बनाने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है वो सभी नैतिकता की श्रेणी में आते हैं। मतलब एक लाइन में अगर कहें तो सामाजिक रूप से बहुसंख्यक वर्ग द्वारा स्वीकार की जाने वाली वो सारे कर्तव्य नैतिक कर्तव्य होते हैं। हो सकता है कि समाज में जैसे बहुत तरह के लोग रहते हैं, विभिन्न जैसे डायमेंशन है विकास के, वैसे ही समाज के भी विभिन्न कंपोनेंट्स हैं। तो हो सकता है किसी एक कंपोनेंट को वह अच्छा नहीं लगे, तो कोई छोटा सा तबका हो, जैसे हमारे यहाँ ये है बहुत सारे असामाजिक तत्व भी इसी समाज में रहते हैं, हो सकता है उनको अच्छा नहीं लगे। तो सर्वमान्यता तो हो ही नहीं सकती है, किसी भी चीज की सर्वमान्यता कभी नहीं हो सकती है। तो इसमें हम लोग एक शब्द जोड़ते हैं बहुसंख्यक वर्ग। जैसे किसी बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा, अगर हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं, अगर कोई ब्राह्मणों का गांव है तो वहां पर मांसाहार जो है वह अनैतिक कार्य हो जाएगा। लेकिन अगर वही मांसाहारी जो लोग हैं उनका गांव है, तो वहां पर मांसाहार कोई विशेष मतलब नहीं रखता है, वह अनैतिक नहीं है, वह बिल्कुल ही नैतिक है। तो यह जो है नैतिकता, यह निरपेक्ष शब्द नहीं है। निरपेक्ष शब्द मतलब इसको हम स्केलिंग नहीं कर सकते। यह समाज तथा समाज के विभिन्न अवयवों के द्वारा निर्धारित होती है। वहाँ समाज में प्रचलित मान्यताओं, धारणाओं और उनके जो पूर्व से चले आ रहे जो संस्कृति है उसके हिसाब से नैतिकता को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इसके मेजरमेंट का कोई जब ये नहीं है, तो नैतिकता के जो मानक होंगे, नैतिकता के मानक भी समाज पर डिपेंड करेंगे, किस समाज में है और उनके साथ किस तरह से नैतिक बन के रहना है। इसमें हम लोग देखेंगे जीन पियाजे तथा कोहलबर्ग के सिद्धांत को। उससे पहले जरा सा देख लेते हैं, हालांकि यह सिलेबस में नहीं है मगर इसको एक बार समझ लेना कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए ज्यादा बेहतर होगा। सिगमंड फ्रायड भी एक बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक है। तो इनका क्या कहना है नैतिकता के ऊपर। सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि नैतिकता एक कृत्रिम वस्तु है जो कि बाहर से थोप दी जाती है। मतलब मानव मन जो है वह स्वाभाविक तौर पर नैतिकता को स्वीकार नहीं करता। स्वाभाविक तौर पर और नैतिकता जो है वह मनुष्य के अंदर से नहीं आती, कोई उसका जन्मजात गुण नहीं होता। ठीक है, जन्मजात गुण नहीं होता है, बहुत सारे गुण एक्वायर्ड होते हैं। लेकिन इससे आगे जाकर भी फ्रायड ये कहते हैं कि नैतिकता के मानवीय स्वभाव में तो है ही नहीं, नेचुरल है ही नहीं। और यह क्या करता है कि ये भावनाएं मनुष्य के प्राकृतिक स्वभाव पर नियंत्रण स्थापित करती है। प्राकृतिक जो नेचुरल उसके सेंटिमेंट्स हैं
मनुष्य के, उसको कंट्रोल करती है नैतिकता। यह भी, हालांकि इसकी कोई कटु आलोचना नहीं करते हैं फ्रायड कि नैतिकता एक बुरी चीज है, लेकिन वह मानव स्वभाव और नैतिकता में जब कंपैरिजन करते हैं तो बताते हैं कि मानव के जो मानवीय स्वभाव है उस पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। निश्चित तौर पर यह नियंत्रण का कार्य करती है, मगर एक सभ्य समाज के लिए नैतिकता बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि नैतिकता का अब व्यापक अर्थ क्या निकल कर आ रहा है। फ्रायड के बाद नैतिकता का व्यापक अर्थ जो है, किस तरह से नैतिकता जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, बच्चों के विकास के साथ नैतिक विकास उनका कहाँ से शुरू होता है, तो इसको हम लोग कोहलबर्ग और पियाजे के पहले एक बार देखते हैं कि कहाँ से शुरू होती है। तो नैतिकता जो है, यह बच्चों द्वारा किए गए कार्यों के साथ समाज तथा परिवार के जो सदस्य हैं उनकी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं जो होती हैं उनके साथ सामंजस्य बनता है। मतलब बच्चे जो कार्य कर रहे हैं उसके साथ समाज या परिवार किस तरह से एक्ट रिएक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से हमारी नैतिकता तय होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लें कि एक बच्चा जो है वो बहुत ही कोई सराहनीय कार्य करके आ रहा है, दूसरे बच्चे की मदद करके आ रहा है या उसके साथ ईमानदारी से काम करके आ रहा है, तो उस ईमानदारी या सहायता के एवज में समाज उसे प्रशंसा करता है, उसकी परिवार जो है वह पुरस्कृत करता है, उसे प्यार दुलार मिलता है या हो सकता है कोई उपहार मिलता है। तो इससे उसके अंदर एक नैतिकता का विकास होता है, प्रबल होती है भावना कि यह काम जो है यह नैतिक कर्तव्य है हमारा, इसको किया जाए और इसको करने से समाज द्वारा हमें प्रशंसा मिलती है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई बच्चा कोई गलत कार्य करके आता है तो उसे समाज द्वारा प्रशंसा के बदले, प्रशंसा का अपोजिट, उसे दंड मिलता है, परिवार उसको दंडित करता है, समाज दंडित करता है। तो उससे वो भावना उसके दिमाग में बैठ जाती है कि यह कार्य मुझे नहीं करना चाहिए, यह अनैतिक कार्य है। जैसे बच्चा नैतिक अनैतिक की परख नहीं रखता है, मगर परिवार और समाज द्वारा किए गए रिएक्शंस जो हैं वह बता देते हैं बच्चे को कि नैतिक और अनैतिक क्या होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह अंतर क्रियाओं का एक आउटपुट, बच्चे द्वारा किया गया कार्य और समाज द्वारा किया गया रिएक्शन, उस एक्शन के प्रति किया गया रिएक्शन, ये दोनों मिलकर नैतिकता का निर्माण करते हैं। बच्चों में नैतिकता की प्रथम नींव यहीं से पड़ती है। हम लोग आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा इसमें आते हैं जीन पियाजे के तरफ। जीन पियाजे का, क्योंकि जीन कोहलबर्ग द्वारा दिया गया जो अवधारणा है, जो सिद्धांत है, वह जीन पियाजे के सिद्धांत का ही विस्तारीकरण माना जा सकता है। उसको उन्होंने ज्यादा विस्तृत और व्यापक अर्थों में लिया है जीन पियाजे के कार्य को। तो सबसे पहले हम लोग जीन पियाजे का कार्य देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। यह कहते हैं कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वह नियमों से, स्वयं के नियमों से हटकर सामाजिक नियमों की तरफ, पारिवारिक नियमों की तरफ उन्मुख होते हैं। जैसे बच्चे जो होते हैं बहुत ही छोटे उम्र के, सुने या 2 साल के बच्चों का उदाहरण ले लें, तो उनके लिए कोई नियम नहीं होता है, वो कोई नियम से परिचित नहीं होते हैं। उनको यह नहीं पता है कि समाज में प्रचलित नियम क्या है या परिवार में प्रचलित नियम क्या है, इस कंडीशन में हमें किस तरह से रिएक्ट करना है, उनको पता नहीं है। तो वह अपना नियम खुद ही बनाते हैं और यह अवस्था जो है यह स्व केंद्रीयता, आत्म केंद्रीयता की अवस्था का है। इसको 4 अवस्थाओं में बांटते हैं जीन पियाजे की। पहली अवस्था जो है वह आत्म केंद्रीयता या स्व केंद्रीयता की अवस्था है। इसमें बच्चे अपने नियम खुद बनाते हैं और उन नियमों पर समाज द्वारा किए गए एक्शन रिएक्शन के हिसाब से वह अपने नैतिकता का पैरामीटर जो है उसको स्थापित करते हैं कि अब इसको आगे कंटिन्यू करना है या इसको छोड़ देना है। तो यह आत्म केंद्रीयता की अवस्था होती है। नैतिक विकास बालक तथा समाज के बीच अंतरक्रिया का परिणाम होता है। यहाँ ये भी जीन पियाजे भी इस बात से सहमत है कि बच्चे और समाज, परिवार के बीच क्रिया अंतरक्रिया का परिणाम जो है वह नैतिकता के रूप में प्रस्फुटित होता है। किशोर जो है वह नैतिक निर्णय औचित्य के आधार पर लेते हैं। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके अंदर तार्किक क्षमता का विकास होने लगता है।
तो जो बच्चे होते हैं टीन एज के पहले के, मतलब जिनको हम लोग बालक कह सकते हैं, 9 वर्ष तक के बच्चे, 9 वर्ष तक की अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर सेल्फ डिसीजन या लॉजिकल डिसीजन लेने का उतना क्षमता विकसित नहीं हो पाया रहता है। तो उस समय तक वह किन स्टेजेस में चलते हैं इसको हम लोग देखते हैं। हालांकि एजेस को इसमें डिवाइड नहीं किया गया कि किस एज तक कौन सा चलता है, लेकिन इसको हम लोग मोटे तौर पर कह सकते हैं कि यह बाल्यावस्था की है या थोड़ा सा उत्तर बाल्यावस्था का है। स्वतंत्रता संक्रमण काल जो है यह किशोरावस्था का है, और स्वायत्तता जो है यह वयस्कावस्था का है। इसको हम लोग इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग ये कौन कौन से स्टेजेस हैं, कैसे इनका फ्लो होता है। तो सबसे पहला जो है आत्मकेंद्रीयता। आत्मकेंद्रीयता में बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं, उनको दूसरों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है, उनको नहीं पता है कि इस कार्य का रिएक्शन क्या हो, कौन किस तरह से रिएक्ट करेगा इस पर। तो उनके जो नियम होते हैं, नैतिक नियम, वो खुद ही बनाए हुए रहते हैं और अपने नियमों के हिसाब से ही चलते हैं। इसमें इनको किसी भी तरह का बाह्य दबाव या बाह्य नियमों की जानकारी नहीं होती है। इसमें बच्चे जो अपना नियम बनाते हैं उसके अनुसार कार्य करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि इस पर रिएक्शन कैसा आ रहा है। जैसे अगर एक 2-3 साल का बच्चा है, वह अगर कोई शब्द बोलता है और उसे प्रोत्साहन मिलता है तो उसे पुनर्बल मिलता है, उसका पुनर्बलन होता है। वह देखता है कि हाँ, इस कार्य के लिए मुझे रिवार्ड मिला या इस कार्य के लिए मुझे प्रोत्साहन मिला, तो अगली बार वह उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। और अगर कोई ऐसा कार्य करता है जिसके लिए उसे नकारात्मक आउटपुट मिलता है, नकारात्मक रिएक्शन मिलता है, तो उसे वह करने के लिए छोड़ देता है कि अब इसे नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि इस पे नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आत्मकेंद्रीयता की अवस्था में बच्चे खुद के बनाए नियमों के अनुसार चलते हैं और कार्य करते हैं। दूसरी अवस्था आती है इनकी परतंत्रता की अवस्था, जिसमें विकास के क्रम में चलते हुए बच्चे यह महसूस करते हैं, यह अवस्था जो है इसको हम लोग मोटा मोटी बांट सकते हैं 0 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था में आत्मकेंद्रीयता की अवस्था होती है। लेकिन बच्चा जैसे ही विद्यालय में जाता है तो अब उसे लगता है कि हमें बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना है। सुबह हमें घर पे जग के तैयार हो जाना है, रेडी होना है स्कूल जाने के लिए, तो वह नियमों से बंधने लगता है, सामाजिक नियमों, पारिवारिक नियमों, विद्यालय के नियमों से बंधने लगता है। तो उसे महसूस होती है कि यह जो नियम कानून है, यह समाज द्वारा जो निर्धारित नियम है, परिवार द्वारा निर्धारित जो मानक है, यह हमारे ऊपर बेड़ियों का काम कर रहे हैं। तो उस समय यह स्वतंत्रता की अवस्था हो जाती है। उसको लगता है कि कानून बनाकर हमारे ऊपर लाद दिया गया है और नैतिक आचरण करने के लिए जो मान्य आचरण है समाज में, उसको करने के लिए हमको फोर्स किया जा रहा है। और यह अवस्था आती है बच्चों में 6 साल से लेकर लगभग 9 या 10 साल की उम्र तक। 6 से 9 या 10 साल की उम्र तक बच्चा स्वतंत्रता की अवस्था में होता है। उस समय उसे चूंकि नए नए रूल्स जो है, स्कूल जाता है तो वहां अलग नियम मिलते हैं उसे, यूनिफॉर्म्स के नियम, क्लास में बैठने के नियम, क्लास में बात करने के नियम, घर पे तैयार होने के नियम, होमवर्क के नियम। तो ऐसे बहुत सारे नियमों को देखते हुए उसे लगता है कि यह स्वतंत्र अवस्था है। और इस समय जो नैतिक मूल्य है, नैतिक नियम है, वह उसे थोपे हुए से लगते हैं। उसके बाद वह समझता है कि मेरी जो आवश्यकताएं हैं वह बड़ों की इच्छाओं पर निर्भर है। हो सकता है कि उसकी इच्छाएं जो है वह जेन्युइन हो, जरूरी हो सकता है कि उसकी जो इच्छाएं हो वह पूरी करने लायक न भी हो। तो इनको किस तरह से बांटा जाता है, यह भी नैतिक नियमों के आधार पर ही बांटा जाता है। या तुम्हारी यह जो इच्छा है और नैतिकता के खिलाफ है या नैतिक आचरण के विरुद्ध है, इसको तुम्हें नहीं करना है, तो उसे लगता है कि यहाँ पर इम्पोज किया जा रहा है, हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। उसके बाद जो अगली अवस्था आती है वह होती है संक्रमण की अवस्था। तो बच्चे का जब सामाजिक और ज्ञानात्मक विकास प्रारंभ हो जाता है तो नैतिक विकास पर इसका पूर्ण प्रभाव पड़ता है।
और उस समय बच्चा सेकेंड स्टेज ऑफ स्कूलिंग में होता है, मतलब 10 वर्ष से लेकर 16, 17, 18 वर्ष तक मान लेते हैं हम लोग व्यवस्था की सीमा तक। तो ये 10 से 18 जो है ये संक्रमण का काल होता है। इस समय बच्चा ये देखता है कि मुझे तात्कालिक फायदा क्या हो रहा है, और वह तार्किक चिंतन करने के लिए इस समय तक तैयार हो जाता है। इस एज के बच्चे तार्किक चिंतन करते हैं, वह सामाजिक मूल्यों, नैतिक मूल्यों और उसके अभी वर्तमान में उसके जो टारगेट्स हैं, अचीवमेंट जो उसको करना है, उस अचीवमेंट के लिए वह डेडिकेट हो जाता है कि इस अचीवमेंट के बीच में अगर नैतिकता कहीं आती है तो हमें क्या करना है, हमें नैतिकता को किस हद तक मानना है और कहां से हमें अपना लाभ देखना है। यह अवस्था संक्रमण की अवस्था आ जाती है, जब बच्चे अपना लॉजिक लगाते हुए नैतिकता को परखते हैं कि नैतिकता कहां तक जरूरी है। तो इसमें बहुत बार ऐसा होता है, या किशोरावस्था की एज होती है, अवस्था होती है, तो इसमें बच्चे जो है वो नैतिकता या जो नैतिक मूल्य है उनको एक बार री एग्जामिन करते हैं, यह मेरे लिए या इस परिस्थिति के लिए कितने सुटेबल है। अगर वह सुटेबल नहीं है तो उसके साथ वह इंक्रोच करते हैं, संक्रमण करते हैं, अतिक्रमण करते हैं। नैतिकता को कुछ लेवल तक जो उनको पहले सिखाया गया है, जैसे स्वतंत्रता के स्टेज में यह निश्चित था कि एक उदाहरण छोटा सा लेते हैं स्कूलिंग का, कि अगर यह है कि आपको शूज पहनकर आना ही आना है, तो इस स्टेज में उसको लगता है कि आना ही आना है शूज पहनकर, तो जूते वो पहनेगा ही पहनेगा, भले ही जूते बारिश के कारण गीले हो गए। यह स्वतंत्रता फील करता है, उस समय वह विरोध नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास प्रॉपर लॉजिक नहीं होता है। लेकिन जैसे ही लॉजिकल एज में आ जाता है, वह अपना लॉजिक लगाता है, और अगर पिछले दिनों बारिश के कारण जूते गीले हो गए हैं तो वह अब संक्रमण की अवस्था में है। नैतिकता को वहां पर वह नियमों को, समाज या विद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों को वहां पर वह अतिक्रमित करने लगता है। और अगर शिक्षक उसे पूछेंगे या विद्यालय प्रबंधन उससे पूछता है कि आप जूते पहन के क्यों नहीं आए हो, तो वह जवाब देने के लिए तैयार है कि जूते मेरे गीले हो गए बारिश के कारण, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, नैतिक रूप से मैं इसके लिए जिम्मेवार नहीं। और अगर जूते गीले हो गए तो दूसरे जूते मेरे पास स्कूल यूनिफॉर्म के नहीं है, तो मैं आ गया ऐसे बिना जूते के आ गया। तो यह संक्रमण की अवस्था जब अपने अधिकारों, अपने विचारों को लॉजिकली, तार्किक रूप से वह सामाजिक मूल्यों और नियमों पर अध्यारोपित करने लगता है, दोनों का ओवरलैप होता है। और उस ओवरलैप में बच्चे जो है वो नैतिकता का ध्यान तो बिल्कुल रहता है, निश्चित रूप से वह कोशिश करते हैं कि सामाजिक नैतिकता जो है वह कहीं से डिस्टर्ब ना हो। लेकिन कब तक? जब तक उसके स्वयं के टारगेट्स जो है, जो उसकी स्वार्थ सिद्धि है, जब तक नहीं हो जाती है। तो यह संक्रमण की अवस्था है। उसके बाद यहाँ 18 वर्ष से ऊपर जो है 18 एंड अबव, यह स्वायत्तता की अवस्था आ जाती है। यहाँ पर बच्चे बिल्कुल मतलब बच्चे नहीं रह जाते हैं, अभी वयस्क हो जाते हैं। तो इस वयस्कता की अवस्था में अब बच्चे आ जाते हैं अपने इन चीजों पे कि मुझे क्या करना है, और नैतिकता का खुद ही एक लेवल बनाते हैं कि नैतिक क्या है और अनैतिक क्या है। तब तक उनको समझ में आ जाता है कि यह नैतिकता जो है यह समाज द्वारा बनाई गई है, और मैं भी समाज का एक अंग हूँ, तो मैं भी नैतिकता के नए पैरामीटर्स को बना सकता हूँ, अगर उसका कोई बहुत ज्यादा विरोध न हो तो इस समय स्वायत्तता की अवस्था आती है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि नए प्रतिमान गढ़ने वाले लोग जो हैं वो सामाजिक मूल्यों, नियमों और नैतिकताएं जो हैं उनको थोड़ा सा किनारे हटते हुए उससे एक ये ले लेते हैं, प्रतिमान ले लेते हैं। तो यह बहुत ही अच्छी बात है कि स्वायत्तता आती है, और युवाओं में खास करके यह चीज होनी चाहिए। तो ये स्वायत्तता जो है यह स्टेज 4th स्टेज है, जीन पियाजे का। अब हम लोग देखेंगे कोहलबर्ग के विकास के सिद्धांत। तो
कोहलबर्ग जो यूएसए के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने नैतिक विकास के विभिन्न चरण जो है कैसे होता है नैतिक विकास बच्चों को, उसको और 3 पार्ट्स में बांटा है। इन्होंने 3 मुख्य अवस्थाएं दी हैं, पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था और उत्तर परंपरागत अवस्था। इन तीनों को इसमें 2-2 सब पार्ट्स हैं, तो इनको हम लोग देखते हैं कि ये कैसे कार्य करते हैं। पूर्व परंपरागत मतलब ट्रेडिशन जो है, ट्रेडिशन को जानने के पहले, परंपराओं को जानने के पहले जो होता है, यह भी बाल्यावस्था, जैसा कि पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि जीन पियाजे का जो थ्योरी है, उसी थ्योरी को कोहलबर्ग आगे बढ़ाते हैं, उसी को व्यापक स्तर पर ले जाते हैं, उसका एक्सपेंशन करते हैं कि यह किस तरह से होता है। और पूर्व परंपरागत जब परंपराओं को ठीक से बच्चा समझता नहीं है, तो परंपराएं क्या है, कैसी है, नैतिक परंपराएं हमारे समाज की कैसी हैं, इसको नहीं जान रहा है, तो उस समय जो स्टेज होता है उसको हम लोग पूर्व परंपरागत बोलते हैं। इसके 2 सब पार्ट हैं, पूर्व नैतिक और नव आत्मकेंद्रियता। तो पूर्व नैतिक अवस्था जो होती है, यह बाल्यावस्था के प्रथम चरण, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं 0 से 3 साल, 0 से 3 साल तक यह हो सकता है। हालांकि ऐसा एज का कोई एग्जैक्ट इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है, जो हमारा बुक है उसमें बहुत सारे किताबों में हो सकता है एजेस का डिस्क्रिप्शन हो, लेकिन हमारे डीएलएड के पाठ्यक्रम के अंदर जो पुस्तकें हैं उसमें एजेस का निर्धारण नहीं है। इसको हम लोग पूर्व बालावस्था बोल सकते हैं, मतलब जो नवजात से लेकर 3 साल तक के बच्चे होते हैं उनके अंदर यह पूर्व नैतिक अवस्था जो होती है, यह सीधे सीधे जुड़ी हुई होती है नैतिकता और नियमों के साथ, भय या दंड के कारण। अब इसमें बच्चे को ये लगता है कि दंड मिलेगा या पुरस्कार मिलेगा, भय है या खुशी, उसके हिसाब से वह अपने कार्यों को करता है और उसके अकॉर्डिंग नैतिक नियमों का पालन करता है। यह पूर्व नैतिक अवस्था। दूसरी अवस्था आती है नव आत्मकेंद्रियता। नव आत्मकेंद्रियता में जो होता है तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तत्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो भी तरीके हों उसे बच्चा अपनाता है, उसी को वह नैतिक मानता है। तो नव आत्मकेंद्रियता का एज हो सकता है 3 से 6 साल। 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, नॉन स्कूलिंग बच्चे जो हैं, वो नव आत्मकेंद्रियता की अवस्था में होते हैं। उनकी तत्कालिक आवश्यकताएं उनके किन कार्यों से पूरी हो सकती हैं और उसमें क्या है, जैसे उनको पता है कि एक उदाहरण के तौर पे इसको समझते हैं हम लोग कि अगर बच्चे को चॉकलेट खाना है तो उसे कोई अच्छा कार्य करना पड़ेगा। अगर वह चॉकलेट का डिमांड करता है, टॉफी का डिमांड करता है अपने पेरेंट्स से, तो उसके लिए उसे कुछ अच्छा कार्य करके दिखाना पड़ेगा। और उस तत्कालिक आवश्यकता जो उसकी है, टॉफी या चॉकलेट, उसे पाने के लिए वह नैतिक आचरण करेगा, जो नीति सम्मत आचरण हो, जो उसके पेरेंट्स को अच्छा लगता हो। अगर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम थोड़ी देर पढ़ाई कर लो, हाँ 1 से लेकर 10 तक लिख लो, तुम्हें चॉकलेट मिलेगा, तो वह अपनी तत्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनके आदेशों को मानता है। यह नव आत्मकेंद्रियता की अवस्था है। उसके बाद आता है परंपरागत, ट्रेडिशनल स्टेज जो होता है नैतिक विकास का। इसमें आता है सबसे पहला सब पार्ट जो है, यह है इसका परिवार तथा स्वर्णिम नियम। पहला इसका सब पार्ट है स्वर्णिम नियम। तो परंपरागत अवस्था में जो परंपरागत नियम है, परिवार, समाज, मित्र मंडली, उसको यह पूरा करने की कोशिश करता है। सामाजिक जो नियम है, पारिवारिक जो नियम है, उनका पालन होना चाहिए, तभी मैं मतलब एक रेस्पेक्टेड बच्चा बन पाऊंगा, तभी लोग मुझे सम्मान देंगे, प्यार देंगे। तो यह हो जाता है। और इसमें सब पहला जो सब पार्ट है स्वर्णिम नियम, उस समय बच्चा जो है वो जो गोल्डन रूल्स है समाज के या परिवार के, जिनको गोल्डन रूल्स कहा जा सकता है, जिसके पालन पे सबसे ज्यादा फोकस दिया जाता है, अब वह उसको
फॉलो करने की कोशिश करता है। जैसे यह एज शुरू हो जाता है आपका 6 साल से, 6 साल से 9 साल तक स्वर्णिम नियम का। इसमें बच्चे जो है ना वो बहुत ओबीडियंस शो करते हैं, मतलब बच्चों के प्रति उसमें वो स्वर्णिम नियमों का पालन करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो रूल्स सेट किए गए हैं उन रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग लेते हैं कि बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं, इस एज के बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, 6 से 9 साल तक के बच्चे। तो ये स्कूल जाना जब शुरू करते हैं तो इनके माता पिता जब इनको तैयार होने के लिए बोलते हैं, कुछ दिनों के बाद ये उस समय पर खुद से तैयार होने की कोशिश करने लगते हैं। मतलब जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके पेरेंट्स की, उनके समाज की, उनके विद्यालय की, उस पर वो भरपूर उतरने की कोशिश करते हैं। होमवर्क अगर मिलता है तो पूरी सिंसियरिटी के साथ उसको बनाते हैं ताकि जो रिवार्ड है वो मिल सके, जो सम्मान है वो मिल सके। तो यह स्वर्णिम नियम पालन का एज होता है, स्टैंडर्ड होता है। अगला इसमें आता है नियम तथा व्यवस्था निर्धारण का। इस एज में बच्चे कर्तव्यों का, जो एक्सपेक्टेशंस है उनके पेरेंट्स का, उस पर खरा उतरने की, समाज के जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर खरा उतरने की भरपूर कोशिश करते हैं। और यह कर्तव्य पालन का एज होता है। जो भी ड्यूटीज उनको दिया जाए उसको पूरे मनोयोग से करते हैं। उसके जो पैरामीटर्स हैं, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं, यह अवस्था आ जाती है 9 से 12 साल के बीच में। तो 9 से 12 साल या 14 साल किशोरावस्था तक, सॉरी 9 से 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो नियम तथा व्यवस्था निर्धारण वाले एज में रहते हैं। मतलब जो नियम है, जो व्यवस्थाएं निर्धारित हैं, उनको भरपूर फॉलो करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग लेते हैं क्लासरूम में अगर किसी बच्चे को मॉनिटर बना दिया जाए या बाल संसद जैसे होता है, इस एज के बच्चों को हम लोग बाल संसद में इंक्लूड करते हैं, मीना मंच में इंक्लूड करते हैं। तो इसके पीछे का रीजन होता है कि इस एज के बच्चे जो होते हैं वो नियमों के पाबंद हो जाते हैं और उनको लगता है कि एक जिम्मेदारी जो मुझे दी गई है, जो ऐसा एक्सपेक्टेशन है स्कूल मैनेजमेंट या फैमिली का या सोसाइटी का, उस पर हमें बिल्कुल खरा उतरना, थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं हो चाहिए, मतलब एकदम से कर्तव्य परायण हो जाए। तो उस समय बच्चों को अगर थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए, थोड़ा सा उनको सपोर्ट किया जाए, तो यह एक मौलिक गुण उनमें विकसित हो जाता है, एक नैतिक गुण विकसित हो जाता है, जिसमें वह अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो जाते हैं। और कर्तव्य के प्रति जागरूकता हम कर सकते हैं कि व्यक्तित्व विकास में, बाल विकास में, उनके नैतिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा आगे आने वाले वर्षों में भी इनके जीवन के। तो यह जो एज होता है 6 से लेकर 14 साल का एज, इसमें नैतिक विकास अपने मतलब जो पॉजिटिव साइड है, उस पॉजिटिव साइड में बहुत ही बढ़िया से फॉलो होता है। स्वर्णिम नियम जो सामाजिक मान्यताएं हैं, नियम हैं, कायदे हैं, उनको फॉलो करते हैं। और नियम तथा व्यवस्था निर्धारण में का जो स्टेज होता है 9 से 14 साल, उसमें वो व्यवस्थाओं के प्रति वफादार रहते हुए उनको पालन करने की संपूर्ण कोशिश करते हैं और नियमों का भरपूर पालन करते हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा थर्ड स्टेज, उत्तर परंपरागत अवस्था। उत्तर परंपरागत अवस्था या इसको परिपक्व अवस्था कह सकते हैं, जो कि 14 साल से ऊपर होता है। ये 14 ईयर्स के अबव होता है, 14 साल से ऊपर के बच्चों में होता है। जो वयस्कावस्था से किशोरावस्था से वयस्कावस्था की तरफ जा रहे होते हैं, उनका जो स्टेज होता है वह उत्तर परंपरागत स्टेज होता है। और इसमें बच्चे अपना निर्णय खुद लेने के लिए परिपक्व हो गए रहते हैं या हो चले होते हैं। इसमें बच्चे अब नैतिकता का मापन करने लगते हैं कि नैतिकता के किस स्टैंडर्ड पर रह के हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। इस समय तक एम्बिशियस हो जाते हैं बच्चे, उनका जीवन ध्येय जो है, जीवन लक्ष्य जो है, वह निर्धारित हो गया रहता है और उसके प्रति उनको कैसे रहना है और उसमें नैतिकता कहाँ तक आएगी, कहाँ तक बुद्धिमत्ता का समावेश करना है, कैसे जो
सामाजिक मान्यताओं और सामाजिक जो चीजें हैं उनको कैसे समावेशित करते हुए अपने लक्ष्य के तरफ हम लोग पहुंच जाए, लक्ष्य प्राप्ति कर लें, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह कोहल वर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया नैतिक विकास का नियम है। इसमें हो सकता है कि इस चैप्टर में चूंकि समय बहुत कम है तो मुख्य टॉपिक्स को हम लोग इंक्लूड करते हुए चल रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो इसका सेशन आएगा उसमें जो शेष बचे हुए अगर कुछ महत्वपूर्ण बचा हुआ होगा तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसको फिर से हम लोग रिवाइज कर लेंगे या क्वेश्चन आंसर सेशन में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो आज इस वर्ग में इतना ही, और मनोविज्ञान के तीसरे सेशन में हम लोग मिलेंगे एक नए थ्योरी को लेके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, उसको हम लोग लेके प्रस्तुत होंगे आपके साथ। धन्यवाद।